काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो उसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है मूल्यांकन का पक्ष। जो हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के पक्ष या मूल्यांकन के पक्ष, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को नवीनतम रूप किसने प्रदान किया। डॉक्टर BS ब्लूम ने प्रदान किया और उनकी एक बुक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये बुक थी। और इसी में इन्होंने 3 पक्षों का उल्लेख किया। पहला है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, क्रियात्मक। ये 3 पक्ष हैं और इन्हीं पक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मूल्यांकन के पक्ष के अंतर्गत हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों में जितनी भी बात हैं वो सब समाहित हैं और एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत सभी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं और एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने से क्या लाभ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक हो गया और कौशलात्मक पक्ष हो गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया। भावात्मक में क्या है, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रॉथवेल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। ठीक, तो भावात्मक पक्ष में क्या रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। आगे ऐसे ही कौशलात्मक पक्ष के क्षेत्र में टैक्सोनॉमी में शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया गया है। इस क्षेत्र की टैक्सोनॉमी अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। सिम्पसन और जो क्विलर ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न मूल्यांकन के पक्ष के बारे में था। ऐसे ही आगे जो है लिखा है कि संज्ञानात्मक पक्ष की क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है और या शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। ठीक, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका उत्तर है कि शैक्षिक जो उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त ज्ञानात्मक क्रियाओं को कितने, यहाँ पे देखिए 6 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक, तो यहाँ पे 6 वर्ग दिए हुए हैं। ज्ञान हो गया, बोध हो गया, प्रयोग हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 पक्ष आप दिमाग में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष की विशेषताएं। ठीक, तो यहाँ पे ये विशेषताएं लिखी हुई हैं। देखेंगे कि यहाँ पे सभी जो अनुबद्ध क्रियाएं ज्ञानात्मक हैं और पदानुक्रमिक हैं। ठीक है, और सभी वर्गों की पदानुक्रमिता संचयी होती है। इसमें निहित सभी मानसिक क्रियाएं सीखे गए व्यवहार होते हैं। सभी क्रियाएं मूर्त से अमूर्त हैं। ठीक, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष की विशेषताएं थी। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 प्रकार के उपकरण हैं। समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मितीय गुणांक। ठीक, और इन उपकरणों से बालक के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो जानते हैं कि सामाजिक मूल्यांकन कौशल से अभिप्राय क्या है। सामाजिक कौशल मूल्यांकन से अभिप्राय है कि बालक का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है तथा वह समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है या करने की मंशा रखता है। कभी कभी किसी भय, दबाव व सामाजिक वर्जना के कारण बालक समाज में वह व्यवहार नहीं करता जिसे वह चाहता है। फलस्वरूप समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण नकारात्मक, आक्रामक व उपेक्षात्मक हो जाता है, जो सामाजिक कौशल प्राप्त करने में बाधक होता है। वह बालक समाज में कुसमायोजन या असमायोजन अनुभव करता है जिसका हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो ये सामाजिक मूल्यांकन कौशल का अभिप्राय था, यहाँ पे आपने देखा। इसी प्रकार आगे हमारा जो प्रश्न है वो है सामाजिक कौशल के प्रकार क्या हैं। पहला इसमें क्या है, 2 प्रकार हैं। तो पहले समाज में अपने को समावेश करके उसके अनुसार भूमिका करना, परंपरागत सामाजिक अवधारणा को पूर्णतः स्वीकार कर लेना, समाज में प्रचलित रीति रिवाज,
परंपरा, व्यवसाय, धर्म को स्वीकार कर लेना जिनका मूल्यांकन किया जाता है। तो और दूसरा पॉइंट है, बालक के सामाजिक कौशल में यह होता है कि वह समाज को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, अपनी सोच मान्यता को समाज में प्रसारित करता है, समाज को नेतृत्व प्रदान करता है, समाज को नई दिशा प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि लिखा यांत्रिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो इस कौशल के मूल्यांकन हेतु उपकरण के रूप में यंत्रों का संचालन प्रयोग का अवसर देकर, क्या होता है कि इसमें जो यंत्रों के संचालन प्रयोग का अवसर देकर उससे प्राप्त परिणाम की शुद्धता देखकर मूल्यांकन की श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर, मोबाइल, घर के यांत्रिक उपकरण को देखने, ठीक करने का अवसर देना। ठीक है, हमको इसमें क्या है कि कंप्यूटर, मोबाइल, घर के यांत्रिक उपकरणों को ठीक करने के अवसर देना चाहिए। यांत्रिक कौशल को यांत्रिक अभियंत्रण कौशल, संश्लेषण क्षमता मूल्यांकन, यांत्रिक नवाचार मूल्यांकन भी कहते हैं। आगे है गणितीय कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ उपकरण दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। गणितीय व्यवहारण कौशल मापन हेतु छात्र से क्रय विक्रय, लेन देन, नाप जोख को व्यवहार रूप में प्रयुक्त कराया जाता है। गणितीय कौशल मापन हेतु अपेक्षित मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय कौशल के मूल्यांकन हेतु आयत, वर्ग, चतुर्भुज व कोण आकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और मौखिक प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। ये हो गया। अगला है कि हमारा भाषाई कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो भाषाई कौशल मूल्यांकन, भाषा से संबंधित कौशल, तो भाई क्या है, छात्र को सुनने के अवसर प्रदान करना चाहिए, बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए और छात्र को धारा प्रवाह, व्याकरण सम्मत शुद्ध बोलने व इसी प्रकार की भाषा को सुनने समझने का अवसर देकर उसके प्रसारण व ग्रहण क्षमता का आकलन करना चाहिए और पढ़ने लिखने का अवसर देकर उसका पर्यवेक्षण करना, साहित्य को पढ़ने का अवसर प्रदान करना, भाव अभिव्यक्ति का अवसर देना या लिखित व मौखिक दोनों हो सकता है भाव अभिव्यक्ति के अवसर के अंतर्गत। ठीक, सातवां प्रश्नावली और आदर्श प्रदर्शन का अनुमान लगाना। ठीक, तो ये थे उपकरण। बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। भावात्मक पक्ष अब देखेंगे। मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य एवं अभिवृत्ति सम्मिलित है। भावात्मक पक्ष सामान्यतः आग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र की जटिल लेकिन अंतःकरण विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होती है। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित है और यहाँ पे भावात्मक पक्ष के 5 चरण हैं। आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चारित्रीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोक्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक पक्ष है उसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला है उत्तेजना या उद्दीपक। क्रियात्मक पक्ष के इस स्तर में घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे बालक किसी क्रिया या निष्पादन का अनुसरण कर सके। इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुचि का होना आवश्यक है। दूसरा है कार्यवाही। बालक को उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ वह विभिन्न मांसपेशीय गतियों में विभेदन करने के साथ साथ अपने लिए उपयुक्त क्रियाओं का चुनाव भी करता है। तीसरा है नियंत्रण। इस स्तर पर बालक अपने द्वारा की गई क्रियाओं को नियंत्रित करता है। व्यक्ति फिर से किए हुए कार्य को करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का ध्यान रखता है। चौथा है सामंजस्य। अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद विभिन्न गति क्रियाओं के मध्य सामंजस्य क्रम का तथा एकरूपता बनाए रखता है। पांचवा है स्वाभाविकरण। यहाँ कार्य की शैली इतनी स्वचालित हो जाती है कि कार्य अचेतन रूप में भी एक विशेष गति तथा ढंग से संपादित होने लगता है। तो उपरोक्त 5 उद्देश्यों को एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप जानिएगा। ठीक, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर चलाना सीखता है, तो उसमें स्कूटर चलाने की क्या भाई पहले उत्तेजना इतनी ज़्यादा है कि कई लोगों के मना करने पर भी वह स्कूटर चलाना सीखना आरंभ करता है। धीरे धीरे वह गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फिर उसके बाद स्कूटर चलाने की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य करना सीखता है। इसके बाद स्कूटर की सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से घटित होने लगती हैं और वह व्यक्ति की आदत बन जाती है। इसी कारण बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोक्रियात्मक पक्ष में एक छठा उद्देश्य आदत भी बताया है। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न थे वो वहीं पे समाप्त होते हैं। आगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। पहला है शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है। तो डॉक्टर BS ब्लूम को जाता है। ठीक है, और इसकी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया है।
पीछे आप पढ़ चुके हैं। और डॉक्टर बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए? तो 1956 में इनकी एक बुक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उन्हीं में मतलब इन्होंने 3 पक्ष बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञानात्मक पक्ष के 12 तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, 12 तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है विशिष्ट ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, विशिष्ट को व्यक्त करने का तरीका, परंपराओं का ज्ञान, स्थिति और क्रम का ज्ञान, वर्गीकरण का ज्ञान, कसौटी का ज्ञान, पद्धति का ज्ञान, सार्वभौमिकता और अमूर्तता का ज्ञान, नियमों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान। ठीक है, ये हो गया। चौथा प्रश्न है कि बोध के 3 रूप कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 रूप बोध के हैं कि भाई पहला है अनुवाद, इसका अर्थ है संप्रेषण को अन्य भाषाओं में व्यक्त करना, और दूसरा है व्याख्या या विवेचना, इसमें संप्रेषण को समग्र रूप में देखा जाता है तथा इसकी व्याख्या की जाती है। उल्लेख में क्या है कि इसके परिणामों का उल्लेख किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि ब्लूम के अनुसार निम्न स्तर के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये निम्न स्तर के उद्देश्य हो गए 3। ब्लूम के अनुसार मध्य स्तर के 2 रूप कौन कौन से? तो विश्लेषण और संश्लेषण। 7वां है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करिए। लक्ष्य क्या है कि मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की मूल गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। ये हो गया। 8वां मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। ये हो गया। 9th है कि मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में ज़रूर आया होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम यहाँ पे सन भी दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप सब लोग ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।